हेलो मेरे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कॉस्ट शीट। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये शेड्यूल है जो आपको फॉलो करना है। इस तरीके से आप मेरी क्लासेस को देखिए, क्योंकि मैं क्लासेस इस तरीके से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। भले ही चैप्टर आपको अलग अलग मिल जाएंगे, पर जो मैं क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस तरीके से, क्योंकि जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैंने क्या पहले पढ़ाया है और अब मुझे क्या पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना। समझ में आ रहा है? तो कृपया करके आप, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि इंपॉर्टेंट चैप्टर पहले कर लिया जाए और जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो बाद में कर लिया जाए। ऐसा मत करिए, फिर आपका बेसिक अच्छा नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग सीखा, जिसके अंदर हमने पार्ट 1 कवर करा। नोट्स इन क्लास मैंने बना दिए थे, क्लास के अंदर नोट्स मैंने बना दिए थे। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगा पहले कॉस्ट शीट, और कॉस्ट शीट खत्म करने के बाद मटेरियल खत्म करेंगे। ठीक है, मटेरियल चैप्टर पे चलेंगे। अब कॉस्ट शीट जो ऐसा चैप्टर है, ये पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर है। थ्योरी तो ना मात्र के मतलब कुछ है ही नहीं इसके अंदर थ्योरी, पूरा प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकली पेपर में आता है, प्रैक्टिकल पे ही आपको ज्यादा फोकस करना है। थ्योरी को बिल्कुल फोकस नहीं करना है इसके अंदर। मीनिंग ऑफ कॉस्ट शीट पढ़ेंगे क्या होता है, प्रैक्टिकल पे चलेंगे और सीधा प्रैक्टिकल करेंगे। जिस चैप्टर के अंदर थ्योरी होगी, जिस चैप्टर की थ्योरी पेपर में आती है, वो आपको 100% कराई जाएगी। ठीक है सर? चलो, अब ये चैप्टर है ही नहीं थ्योरी लायक, ये चैप्टर से प्रैक्टिकली आता है पेपर के अंदर। आओ दोस्तों, नया पेज लीजिए। नए पेज से डालेंगे हेडिंग नया चैप्टर। चैप्टर है कॉस्ट शीट। अब थोड़ी ना जल्दी स्पीड में होगा, मतलब इन द सेंस कि थोड़ी जल्दी जल्दी स्पीड में करवाएंगे कोर्सेज को, क्योंकि कोर्स बड़ा बड़ा है और प्रैक्टिकल आ चुका है। थ्योरी में तो थोड़ा टाइम लग जाता है, बोरियत हो जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा पढ़ाता नहीं। प्रैक्टिकल में थोड़ा बड़ी क्लास हो सकती है, पर अब स्पीड से चलेंगे। कॉस्ट, तो कॉस्ट शीट क्या होती है, मीनिंग क्या है कॉस्ट शीट, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमारा चैप्टर का नाम है कॉस्ट शीट। अब ये कॉस्ट शीट क्या है, क्या इसका मतलब है, उसके बारे में लिखते हैं। लिखना पहला, मीनिंग ऑफ कॉस्ट शीट। पहले समझ तो ले क्या मतलब है, प्रैक्टिकल तो बात की बात है। मीनिंग ऑफ कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट का क्या मतलब है, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। और जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं उसी तरीके से लिखिएगा। ठीक है, कॉस्ट शीट इज अ स्टेटमेंट। ये क्या है, स्टेटमेंट है। कॉस्ट शीट इज अ स्टेटमेंट। ठीक है सर, कॉस्ट शीट एक स्टेटमेंट है। सेकेंड पॉइंट लिखना, डिजाइन करी जाती है। जब पेपर में आपको मीनिंग ऑफ कॉस्ट शीट पूछा जाए ना, तो ये जो 5 पॉइंट, ये 6 पॉइंट जो मैं लिखवाऊंगा, 4-5 पॉइंट, ये पॉइंट को आपको पॉइंट वाइज नहीं लिखने, ये आपको पैराग्राफ वाइज लिखने हैं। मैं तो बस आपको नोट्स बनाने का तरीका बता रहा हूं। कॉस्ट एक स्टेटमेंट है, नहीं नहीं कॉस्ट नहीं, कॉस्ट शीट इज अ स्टेटमेंट। लिखना ठीक, कॉस्ट शीट इज अ स्टेटमेंट। कॉस्ट शीट क्या है दोस्त, एक स्टेटमेंट है। डिजाइन करी जाती है, जो कि बनाई जाती है। डिजाइन टू शो, डिजाइन टू शो द आउटपुट, डिजाइन टू शो द आउटपुट ऑफ अ पर्टिकुलर, डिजाइन टू शो द आउटपुट ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड, along with, along with दोस्तों, मैंने एक बड़े पैराग्राफ को पॉइंट वाइज बांट दिया है। आपको पेपर में पॉइंट वाइज नहीं लिखना है, आपको जिस तरीके से मैं लिखवा रहा हूं उस तरीके से नहीं लिखना, आपको पैराग्राफ वाइज लिखना है। कॉस्ट शीट इज अ स्टेटमेंट, डिजाइन यहीं से चालू करना है, डिजाइन टू शो द आउटपुट ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड, पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड, अलॉन्ग विथ, तीसरा, ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट। ये वाला ब्रेकअप नहीं है जो आप सोच रहे हो, ब्रेकअप ऑफ द कॉस्ट। फोर्थ, द डाटा इनकॉर्पोरेटेड, द डाटा इनकॉर्पोरेटेड इन कॉस्ट शीट, जो डाटा कॉस्ट शीट में डाला जाएगा, आर कलेक्ट, वो कहां से कलेक्ट करा जाएगा, आर कलेक्टेड फ्रॉम स्टेटमेंट, आर कलेक्टेड फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आर कलेक्टेड फ्रॉम स्टेटमेंट अकाउंट विच हैव बीन रिटन, which have been written in cost account,
which have been written in cost account either day to day or regular period, either day to day और regular period। फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे, the information to be incorporated, the information to be incorporated in the cost sheet, in a cost sheet, जो इंफॉर्मेशन कॉस्ट शीट में इंकॉर्पोरेट करी जाएगी, डाली जाएगी, would depend upon the requirement of management, would depend upon the requirement of management, मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाली जाएगी, for the purpose of control, for the पर्पस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल के पर्पस से। आओ दोस्तों, ये 5 पॉइंट हमें बताएंगे कि कॉस्ट शीट एक्चुअल में क्या है। आओ दोस्तों, अब पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ कॉस्ट शीट। तो कहता है कॉस्ट शीट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि बनाई जाती है। कॉस्ट शीट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि बनाई जाती है हर एक अकाउंटिंग पीरियड में। जो अकाउंटिंग पीरियड आप सिलेक्ट करोगे उस अकाउंटिंग पीरियड में बनाई जाएगी। क्यों बनाएंगे? कॉस्ट शीट एक ऐसी स्टेटमेंट है। कॉस्ट शीट क्या है? एक स्टेटमेंट है जो कि बनाई जाएगी हर एक अकाउंटिंग पीरियड में। क्या बोला मैंने? कॉस्ट शीट एक स्टेटमेंट है। क्या बोला दोस्त? कॉस्ट शीट एक स्टेटमेंट है। कॉस्ट शीट एक क्या है? स्टेटमेंट है। अब ये स्टेटमेंट कैसे बनाई जाएगी वो बता रखा है, बुक ने वो बता रखा है किस तरीके से स्टेटमेंट बनाई जाएगी, पर कॉस्ट शीट एक स्टेटमेंट है। ठीक है सर। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? कहता है जो बनाई जाएगी हर एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में, हर एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में, पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में। अब ये पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा? तो दोस्त पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड, जैसे कि हम अकाउंटिंग के अंदर 2 अकाउंटिंग पीरियड फॉलो करते हैं, एक को हम कहते हैं कैलेंडर ईयर, एक को हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर जहां चालू होता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, और फाइनेंशियल ईयर चालू होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो जो भी आप पीरियड सेलेक्ट करोगे उस पीरियड में तो आप फाइनेंशियल अकाउंट बनाते ही हो, उस पीरियड में कॉस्ट शीट भी बनानी होगी। तो कॉस्ट शीट एक क्या है? स्टेटमेंट है। ठीक है जी, कॉस्ट शीट क्या है? एक स्टेटमेंट है जो कि बनाई जाएगी कब? हर एक अकाउंटिंग पीरियड में। मतलब अगर आप कैलेंडर यूज करते हो तो हर साल बनाई जाएगी, हर साल कैलेंडर ईयर में बनाई जाएगी। क्यों बनाई जाएगी? क्योंकि हमें कॉस्ट का ब्रेकअप करना होता है। कॉस्ट का ब्रेकअप करने के लिए बनाई जाती है। कॉस्ट शीट बनाने का पर्पस कॉस्ट का ब्रेकअप करना होता है। कॉस्ट का ब्रेकअप करना होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेकअप? अरे 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 अरे, यहां पूरा वर्ड सुनो। द ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट। सर कॉस्ट का ब्रेकअप करना, देखो कॉस्ट का ब्रेकअप करने का मतलब ये है, समझते हैं। मान लो मेरे पे 5 टाइप के खर्चे हैं। मैंने कहा लो, मैंने खर्चे अपनी, मेरे पे कुछ एक्सपेंसेस हुए, मेरे पे क्या हुआ दोस्त? कुछ एक्सपेंसेस हुए। और ये एक्सपेंसेस जैसे कि मान लो मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है, और दूसरा मैंने वेजेस पे करी, वेजेस टू लेबर, लेबर को वेजेस दी, सुना ध्यान से। तीसरा मैंने ऑफिस स्टाफ सैलरी दी, ऑफिस स्टाफ सैलरी दी। चौथा ऑफिस स्टाफ सैलरी दी, मैंने एडवर्टाइजमेंट कराई, एडवर्टाइजमेंट कराई। पांचवा मैंने
शोरूम का रेंट भरा, शोरूम का रेंट भरा। ठीक है, ध्यान सुनते रहिए। छठा एक दो और ले लेता हूं। ड्राइवर सैलरी, ड्राइवर सैलरी। ठीक है, अब मेरे इस तरीके के कुछ खर्चे हुए, मेरा रॉ मटेरियल लगा, और ले लेते हैं सर सातवां फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेंट और ले लेते हैं सर आठवां फैक्ट्री सॉरी 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 ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट। अब बताइए क्या है, ये नॉर्मल खर्चे जो होते हैं भाई, एक रॉ मटेरियल खरीदा, वेजेस को लेबर दी, सॉरी लेबर को वेजेस दिया, ऑफिस स्टाफ की सैलरी दी, फैक्ट्री का रेंट देना, ऑफिस का रेंट भरना, शोरूम का रेंट भरना, एडवर्टाइजमेंट कराना, ये तो खर्चे हो गए ना दोस्त। अब इसमें तो कोई है नहीं। अब कॉस्ट का ब्रेकअप क्या हुआ वो समझते हैं। एक एक वर्ड को जब आप ध्यान से समझोगे तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल मीनिंग क्या है कॉस्ट शीट का। सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, समझना चाहिए उसको डीपली जाकर, है ना। अब देखो हम क्या करेंगे, हमने इन सभी के एक पर्टिकुलर हेड बना रखे हैं। हमने क्या कर रखे हैं, इन सबके एक पर्टिकुलर हेड बना रखे हैं। जैसे कि रॉ मटेरियल खर्चा हम डालते हैं डायरेक्ट मटेरियल में। मैंने आपको सिखाया था डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस क्या मिलकर बनते हैं, प्राइम कॉस्ट। मैंने आपको बताया था इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या मिलकर बनते हैं, ओवरहेड। तो ओवरहेड में हमने तीन कैटेगरी को बांटा है। ओवरहेड को हमने तीन कैटेगरी में बांटा था, ओवरहेड को हमने तीन कैटेगरी में बांटा है। कौन कौन सा है, एक को बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, एक को बोलते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और एक को बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सुना ध्यान से, ये बस आगे की बात है, थोड़ी सी अभी बताता हूं। तो हमने कहा था आपके पास तीन देखो एलिमेंट मैंने आपको बताए थे, आपको बेसिक क्लास में मैंने आपको एलिमेंट सिखाए थे। मैंने कहा था देखो डायरेक्ट मटेरियल होता है, डायरेक्ट लेबर होता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। जब हम डायरेक्ट वाली चीजों को जोड़ देते हैं, सम कर देते हैं, तो हमको मिलता है प्राइम कॉस्ट। क्या मिलता है दोस्त, प्राइम कॉस्ट मिलता है। ठीक है, फिर मैंने आपको एक बार बताया था रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने का तरीका। रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने का तरीका भी बताया था बेसिक के अंदर, जिसमें हमने कहा था ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो आ जाएगा कितना रॉ मटेरियल हमने ड्यूरिंग द ईयर कंज्यूम करा, ये भी सिखाया था मैंने आपको। ठीक है, अब जो इसके बाद क्या होते हैं, जो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ओवरहेड। तो ओवरहेड को हमने तीन मेन हेड बनाए। ओवरहेड में मैंने क्या बनाए, ओवरहेड में हमने तीन मेन हेड बनाए। ओवरहेड को हमने तीन हेड में बांट दिया। मेनली जो बांटा है हमने तीन हेड में बांटा। कौन कौन से हेड में बोला, हमने कहा देखो ऐसे इनडायरेक्ट खर्चे जो फैक्ट्री से रिलेटेड होंगे उसको हम फैक्ट्री ओवरहेड कहेंगे। दूसरा मैंने क्या बोला, ऐसे इनडायरेक्ट खर्चे, ऐसे इनडायरेक्ट खर्चे जो फैक्ट्री से रिलेटेड होंगे उनको हम फैक्ट्री ओवरहेड में डालेंगे। हमने कहा ऐसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो, इनडायरेक्ट लेबर हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, ऐसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो ऑफिस से रिलेटेड होंगे। एडमिनिस्ट्रेशन कहां होता है, जहां ऑफिस होते हैं, जहां मैन्युफैक्चरिंग साइट होती है वो तो फैक्ट्री हो गई, जहां ऑफिस साइट होता है उसको कहते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो वैसे खर्चों को ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन हेड में डालेंगे, इसको हम कहते हैं ओवरहेड। हमने तीन भागों में बांट दिया ओवरहेड को। पहला भाग ने कहा कि भाई ऐसे खर्चे होते हैं इनडायरेक्ट खर्चे। देखो डायरेक्ट के लिए तो अलग बनाया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वो तो अलग है। इनडायरेक्ट की बात कर रहा हूं, इनडायरेक्ट खर्चों को क्या कहते हैं, ओवरहेड कहते हैं। सम ऑफ द इनडायरेक्ट एक्सपेंस को ओवरहेड कहते हैं। ऐसे इनडायरेक्ट खर्चे जो फैक्ट्री से रिलेटेड होंगे उसको हमने फैक्ट्री ओवरहेड बनाया। फैक्ट्री ओवरहेड एक हेड बनाया जिसमें फैक्ट्री से रिलेटेड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। ऐसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो ऑफिस से रिलेटेड होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होते हैं, स्टाफ से रिलेटेड होते हैं, ऑफिस वगैरह से रिलेटेड होते हैं, उनको हम कहते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। उनको हमने ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का एक हेड बनाया। इसमें मतलब एक होता है सेलिंग, बेचने से रिलेटेड खर्चे या डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड खर्चे का एक नया हेड बनाया जिसको हमने बोला सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो ओवरहेड में, ओवरहेड जो है उसको तीन हेड में बांटा, तीन सब हेड में बांटा। देखो हो गया हेड, ये हो गया सर मेन हेड। अब मेन हेड जो है ओवरहेड है, इसके तीन सब हेड है। सब हेड एक तो है फैक्ट्री ओवरहेड, एक है सर हमारे पास ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एक है हमारे पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ध्यान सुनना, जब हम खर्चों को, जब हम सारे एक्सपेंसेस को अलग अलग हेड में बांटते हैं उनको हम ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट कहते हैं। जब हम खर्चों को, जब हम खर्चों को अलग अलग हेड में बांटते हैं, जब हम एक्सपेंसेस को, जब हम जब हम एक्सपेंसेस को अलग अलग हेड में डालते हैं उसको हम ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट कहते हैं। उसको हम
ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट का समझ लिए मतलब, ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या है, कॉस्ट को बांटना नहीं, एक्सपेंसेस को अलग अलग हेड में डाल देना, इसको कहते हैं ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट। जैसे कि देखो, मान लो बुक के अंदर ना आपको इस तरीके से खर्चे दिए होंगे, बुक के अंदर आपको ना बहुत सारे खर्चे दिए होंगे, 15-20 खर्चे दिए होंगे। आपको क्या करना है, अब आपको रॉ मटेरियल किस हेड से है, हमने कहा डायरेक्ट मटेरियल हेड से, 4-5 हेड है हमारे पास, 6 डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनको हम एक से प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं, प्राइम कॉस्ट कहते हैं। फिर इनडायरेक्ट लेबर इंडेक्स, इसको बोला तो हमने कहा नहीं ओवरहेड नहीं, ओवरहेड के 3 सब हेड बनाए, कौन कौन से, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब आपको क्या करना है, जितने खर्चे हैं उनको उनके हेड्स में डाल देना है। जब आप सारे खर्चों के उनके पर्टिकुलर हेड्स में डाल दोगे, इसको हम ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट। सर ऐसा करने का रीजन इसलिए होता है कि हमें पता लग जाए कि फैक्ट्री में कितना खर्चा हुआ, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में कितना खर्चा हुआ और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कितना खर्चा हुआ। समझ में आया, ऐसा क्या करने का, ब्रेक करने का रीजन क्या है, ब्रेक करने का मतलब क्या हुआ, देखिए रॉ मटेरियल दिया, वेजेस दी लेबर को वेजेस देना क्या होता है, डायरेक्ट लेबर, क्या होता है दोस्त, डायरेक्ट लेबर। सैलरी ऑफिस स्टाफ को सैलरी दी तो क्या आएगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडवर्टाइजमेंट कराना कहाँ आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आएगा। भाई एडवर्टाइजमेंट कराऊंगा तो बेचने के लिए तो कराऊंगा, एडवर्टाइजमेंट कराऊंगा दोस्तों तो बेचने के लिए कराऊंगा ना, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आएगा। ऐसी शोरूम रेंट, अब शोरूम क्यों खोलते हैं हम, गुड्स को बेचने के लिए, क्या ये ऑफिस का खर्चा नहीं, शोरूम खोलना किस लिए, शोरूम खोलने का पर्पस क्या है, सर बेचना है, शोरूम खोलेगा गुड्स होंगे वहां पर तभी तो लोग आएंगे, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सर बेचने के लिए होता है, इसलिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अच्छा मुझे बताओ, ड्राइवर की सैलरी दूंगा, ड्राइवर कौन, भाई ड्राइवर वो जो गुड्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा, मतलब फैक्ट्री से शोरूम के तरफ ले जाएगा, तो वो भी कहां आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। तो हमने इसका एक नया हेड बना रखा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग ओवरहेड अलग नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अलग नहीं है, एक हेड है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फैक्ट्री रेंट को हम कहां भेजेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड में भेजेंगे, रिलेटेड टू फैक्ट्री है तो फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। ऑफिस एंड कहां आएगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आपको पता है मैंने क्या करा, मैंने क्या करा, सारे खर्चों को उनके पर्टिकुलर हेड में डाल दिया। जब मैं सारे खर्चों को उनके पर्टिकुलर हेड में डाल देता हूं, इसी को नाम देते हैं ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट। इसी को क्या कहते हैं दोस्त, यही होता है दोस्तों हमारा ब्रेकअप कॉस्ट। अब समझ में आया, तो अगर आपसे कोई पूछे कि ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट क्या है, तो आप बताना कि जब हम अपने खर्चों को उसके पर्टिकुलर हेड्स में डाल देते हैं, उसके पर्टिकुलर हेड्स में डाल देते हैं, फिर टोटल करते हैं, तो हम कहते हैं उसको ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट कर दिया, कॉस्ट को, खर्चों को अलग अलग हेड्स में बांटना, दैट्स कॉल्ड ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट। क्लियर है नहीं है, क्लियर है। तो मुझे बताओ कॉस्ट शीट क्या है। कॉस्ट शीट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि हर एक अकाउंटिंग पीरियड में बनाई जाती है और इसको बनाने का पर्पस कॉस्ट का ब्रेकअप करना होता है। किस तरीके से आया समझ में आया, बताओ दोबारा क्या है। कॉस्ट शीट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो हर एक अकाउंटिंग पीरियड में बनाई जाती है और इसको बनाने का पर्पस सिर्फ कॉस्ट का ब्रेकअप करना होता है। जब हम सारे खर्चों को अलग अलग हेड्स में डाल देते हैं, दैट द मीनिंग ऑफ ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट, इसको हम ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट कहते हैं। इससे हमें यह पता चलता है, ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट करने से हमें यह पता चलता है कि टोटल फैक्ट्री का ओवरहेड कितना हुआ, टोटल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का ओवरहेड कितना हुआ। तो लिख दो, ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट करने से, ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट करने से हमें पता चलता है कि फैक्ट्री ओवरहेड में कितना खर्चा हुआ, फैक्ट्री ओवरहेड में कितना एक्सपेंस हुआ, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में कितना एक्सपेंस हुआ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में कितना एक्सपेंस हुआ, डायरेक्ट मटेरियल में कितना एक्सपेंस हुआ। इस तरीके से हम ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट करने का पर्पस यही होता है, ये जानना कि भाई फैक्ट्री ओवरहेड में टोटल कितना का एक्सपेंस हुआ। समझ में आ रहा है, जो मैं लिख रहा हूं वो लिख रहे हो आप, ठीक है। 30-34 पॉइंट लिखते हैं। अब जो इंफॉर्मेशन कॉस्ट शीट में डाली जाएगी, अब जो इंफॉर्मेशन, भाई कॉस्ट शीट में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन तो डाली जाएगी, भाई रॉ मटेरियल डालोगे, डायरेक्ट एक्सपेंस डालोगे, आप फैक्ट्री का स्टाफ सैलरी, शोरूम रेंट वगैरह सबका खर्चा डालोगे। जो खर्चा आप कॉस्ट शीट में डाल रहे हो, वो खर्चा कहां से आ रही है, वो इंफॉर्मेशन पता क्या चल रहा है आपको, वो इंफॉर्मेशन आती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। सुना ध्यान से, ये बताइए आपको कैसे पता चला कि भाई ऑफिस स्टाफ सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, शोरूम रेंट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में जब कॉस्ट बनती है, कॉस्ट अकाउंट्स बनते हैं, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में जब कॉस्ट अकाउंट बनते हैं तो हम कहां से लेते हैं वो इन्फॉर्मेशन। कॉस्ट अकाउंटिंग में जब कॉस्ट अकाउंट्स बनते हैं, जब कॉस्टिंग पीएनएल बनेगा, जब कॉस्ट शीट बनेगी, तो वो जो
इंफॉर्मेशन हम डालेंगे, खर्चा इतना इतना हो गया, इतना इतनी इनकम हुई, ये सब हुआ, तो इनकम तो देखते नहीं है, चलो कॉस्ट शीट के अंदर इनकम नहीं देखी जाती, सारे खर्चे देखे जाते हैं कि कौन सा खर्चा, कौन डायरेक्ट मटेरियल में कितना खर्चा हुआ, फैक्ट्री में कितना खर्चा हुआ, ऑफिस से रिलेटेड कितना खर्चा हुआ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से। तो जब हम कॉस्ट शीट के अंदर दोस्तों, जब हम कॉस्ट शीट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन डालेंगे वो इन्फॉर्मेशन हमारे को कहां से मिलेगी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, क्योंकि फाइनल अकाउंट बन गए होंगे फिर कॉस्ट शीट बनाई होगी, तो फाइनल अकाउंट से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से जो इन्फॉर्मेशन लेकर हम उस इन्फॉर्मेशन को कॉस्ट शीट में डालते हैं। तो कॉस्ट शीट की इन्फॉर्मेशन, अच्छा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो कहां से आएगी? वो आएगी बिल से, बिल से, वाउचर, आपने सुना होगा वाउचर, इनवॉइस, ये सब कैश मेमो ये इशू करते हैं जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं। बचपन में सिखाया था ना, क्या बताया था आपको कि अकाउंट्स में क्या सिखाया था कि भाई जब भी आप अकाउंटिंग की एंट्री तभी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड पाओगे जब उसका एक वाउचर होगा, सपोर्टिंग वाउचर होगा। तो वाउचर से फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो इन्फॉर्मेशन की उससे कॉस्ट अकाउंटिंग में आएगा। तो कह रहा है लास्ट सेकंड फोर्थ पॉइंट कहता है द डाटा इनकॉर्पोरेटेड इन कॉस्ट शीट, जो डाटा कॉस्ट शीट में इनकॉर्पोरेट करा जाएगा, आया जाएगा, लाया जाएगा, आर कलेक्ट, जो कि कलेक्ट करा जाएगा फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग डाटा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से इंफॉर्मेशन लेंगे, कलेक्ट करेंगे और वो डाटा हम कहां डाल देंगे? अपना कॉस्ट शीट में डाल देंगे। विच हैज बीन रिटन इन अ कॉस्ट अकाउंट आइदर डे टू डे और रेगुलर पीरियड। अब आपको देखना है कि आप कैसे कैसे डालना है, आज डाल लो, एक महीने का मंथली बेसिस पे डाल लो, क्वार्टरली बेसिस पे डाल लो या रेगुलर डाल दो। तो हम क्या कह रहे हैं, फोर्थ पॉइंट में कह रहे हैं कि जो भी डाटा कॉस्ट शीट में डाला जाता है, जो भी डाटा कॉस्ट शीट में डाला जाता है, जो भी डाटा कॉस्ट शीट में डाला जाता है, वो डाटा लिया जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, वो डाटा लिया जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से किससे लिया जाता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। इसको हम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भी कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भी कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे भाई कॉस्ट शीट में जो इन्फॉर्मेशन हम डालते हैं, जो रॉ मटेरियल खर्चे वगैरह डालते हैं, ये कहां से आती है इन्फॉर्मेशन? तो आप कहना ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट से आती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कहां से आती है? सपोर्टिंग वाउचर से। जब भी कोई ट्रांजेक्शन करी होगी उसको बिल होगा, उस बिल से रिकॉर्ड करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ट्रांजेक्शन से रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में। समझ में आया? क्लियर है? तो दोबारा पढ़ते हैं एक 4 पॉइंट। हमने कहा भाई क्या है, हमने कहा देखो कॉस्ट शीट एक ऐसी स्टेटमेंट है, अब एक लाइन से पढ़ेंगे। कॉस्ट शीट एक, इसे देखेंगे सामने, कॉस्ट शीट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि हर अकाउंटिंग पीरियड में बनाई जाती है, हर एक अकाउंटिंग पीरियड में बनाई जाती है। पर्पस होता है बनाने का, कॉस्ट का ब्रेकअप करना, और जो भी इंफॉर्मेशन हम कॉस्ट शीट में डालेंगे वो हमें स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट से लिया जाएगा, स्टेटमेंट अकाउंट से कलेक्ट करा जाएगा। समझ में आया? अब जो इंफॉर्मेशन कॉस्ट शीट में डलती है वो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डलती है, किससे? मैनेजमेंट कंट्रोल कर पाए। जो भी इंफॉर्मेशन कॉस्ट शीट में डाली जाएगी वो मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डालेगी, सारी डाल देंगे फाइनेंशियल। हाँ, ये फोर्थ पॉइंट में बताया, फोर्थ पॉइंट पता क्या बताया? फोर्थ पॉइंट में बताया है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग से इंफॉर्मेशन कॉस्ट शीट में जाएगी, पर कौन सी इंफॉर्मेशन? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो इतनी सारी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो रॉयल्टी पेमेंट कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, बहुत कुछ है, इनकम भी है। कौन सी इंफॉर्मेशन डालू? कौन से खर्चे डालू? सारे खर्चे डाल दूं क्या? नहीं, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कॉस्ट शीट में नहीं आते, कॉस्ट से उसका लेना देना नहीं है, उसका बर्डन कस्टमर से चार्ज नहीं किया जाता। सारे खर्चे नहीं डलते फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कॉस्ट शीट के अंदर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के खर्च, फाइनेंशियल, आपको ये पता है फोर्थ पॉइंट में क्या बताया मुझे बताओ? फोर्थ पॉइंट में मैंने आपको ये बताया कि जो भी डाटा, जो भी चीज हम इंफॉर्मेशन कॉस्ट शीट के अंदर डालेंगे वो बस फाइनेंशियल अकाउंटिंग से आएगी। ये नहीं बताया था कौन सी इंफॉर्मेशन डालेंगे। भाई कौन सी इंफॉर्मेशन डालेंगे? अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंफॉर्मेशन डाली जाएगी। कहां से डाली जाएगी? फाइनेंशियल अकाउंट से डाली जाएगी। फोर्थ पॉइंट में तो दोस्तों बस इतना ही बताया है कि जो इंफॉर्मेशन कॉस्ट शीट में डाली जाएगी वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से लिया जाएगा। अब कौन सी इंफॉर्मेशन डालूं और कौन सी नहीं डालूं ये कौन बताएगा? मैनेजमेंट, जिससे मैनेजमेंट कंट्रोल कर पाए। तो फिफ्थ पॉइंट पे ये लिखा था, फिफ्थ पॉइंट पे जो इंफॉर्मेशन कॉस्ट शीट में डाली जाएगी
जो इंफॉर्मेशन कॉस्ट शीट में डाली जाएगी वो मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाली जाएगी, मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाली जाएगी, मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाली जाएगी, जिससे मैनेजमेंट कंट्रोल कर पाए, जिससे मैनेजमेंट कंट्रोल कर पाए, जिससे मैनेजमेंट कंट्रोल कर पाए। तो जो भी इंफॉर्मेशन ली जाएगी वो फाइनेंशियल अकाउंट से ली जाएगी, पर कौन सी इंफॉर्मेशन डाले और कौन सी नहीं डाले ये मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। तो मुझे एक चीज समझ में आई कि कॉस्ट शीट एक्चुअल में क्या है, कॉस्ट शीट का मतलब मेरे को समझ में आया, कॉस्ट शीट बहुत अच्छे से समझ में आया। कॉस्ट शीट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो हर एक अकाउंटिंग पीरियड में बनाई जाती है, जिसका पर्पस ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट को करना होता है, और जो भी इंफॉर्मेशन कॉस्ट शीट में डालनी होती है वो फाइनेंशियल अकाउंट से ली जाती है। क्या इंफॉर्मेशन डालनी है और क्या नहीं डालनी ये मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। समझ में आया? एक लास्ट बार दोबारा बोलता हूं, कॉस्ट शीट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो बनाई जाती है हर एक अकाउंटिंग पीरियड में। क्यों बनाते हैं? जिसका पर्पस कॉस्ट का ब्रेकअप करना होता है, समझाया। जो भी इंफॉर्मेशन कॉस्ट शीट में डाली जाएगी वो कहां से ली जाएगी, वाउचर से या फाइनेंशियल अकाउंटिंग से? फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ली जाएगी। अरे कौन सी इंफॉर्मेशन डालूं और कौन सी नहीं डालूं ये कौन बताएगा? मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। क्यों बता रहे? क्योंकि मैनेजमेंट कंट्रोल करना चाहता है कि गलत इंफॉर्मेशन मत डाल देना। कभी कभी ऐसा होता है, सुनना ध्यान से, कभी कभी ऐसा होता है कि जो कॉस्ट अकाउंटेंट बना रहा होता है, जो कॉस्ट शीट बना रहा होता है, जो कॉस्ट शीट बना रहा होता है पर्सन, वो पर्सन कभी कभी ऐसी इंफॉर्मेशन में डाल देता है जो कॉस्ट शीट में नहीं आनी चाहिए थी, डाल दी। अब क्या हो गया? अब गलत हो गया। तो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है? रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। इसलिए हमारे को एक चैप्टर और पढ़ना पड़ता है कि अगर गलती से जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, सुना, अगर गलती से फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो खर्चे हैं, वो सारे खर्चे होते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, हमें वो खर्चे डालने हैं जो कॉस्ट से रिलेटेड हो। वो खर्चा नहीं, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो कॉस्ट शीट में नहीं आते। सुनना, क्या बोला मैंने? कुछ ऐसे खर्चे होते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो कॉस्ट शीट में नहीं आते, और जो पर्सन कॉस्ट शीट बना रहा होता है गलती कर देता है उसमें। कहता है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, गलती हो जाती है कि वो खर्चे भी डाल देता है जो कॉस्ट शीट में नहीं आने चाहिए थे। इसके लिए हमें एक नया चैप्टर भी पढ़ना पड़ता है, रिकंसिलिएशन। अगर मान लो कभी किसी कॉस्ट अकाउंटेंट पर्सन ने गलती से क्या करा, जो कॉस्ट शीट बना रहा था उसने गलती से वो खर्चे भी डाल दिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो कॉस्ट शीट में नहीं आने चाहिए थे। मैनेजमेंट ने बताया था ये खर्चे नहीं आएंगे, वो डाल दिए, तो अभी गलती हो गई। इस गलती को ठीक कैसे करा जाए, तो इसलिए एक नया चैप्टर और बनाया था, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, गलती ठीक करने के लिए। समझ में आया? क्लियर है? कॉस्ट शीट समझ में आया आपको? और फुल आपको कॉस्ट शीट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि मैंने क्या कहा। अब मैंने जो लिखवाया था आपको समझ में आया? कॉस्ट शीट इज अ स्टेटमेंट डिजाइन टू शो द आउटपुट ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। कॉस्ट शीट बनाई जाती है एक स्टेटमेंट है जो बनाई जाती है हर एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए, जो क्या करना है, ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट। कहां से डाटा लिया जाएगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग से लिया जाएगा। आइदर आप डे टू डे रिकॉर्ड कर लो या, और जो डाटा लिया जाएगा वो डाटा मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाला जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल। लो जी, तो मीनिंग ऑफ कॉस्ट शीट खत्म हुआ। तो अगर आपको मीनिंग ऑफ कॉस्ट शीट आ गया पेपर में, तो मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूं, इतनी बार मैंने बार बार बोल दिया, बार बार बोलने का पर्पस, आप कौन सा स्टूडेंट कहते हैं सर आप एक ही चीज को बार बार कहते हो, बार बार कहते हो, बार बार कहते हो, बार बार जानबूझकर कहता हूं क्योंकि आपके दिमाग में वो घुसता चले जाए। सर एक बारी में हमारे दिमाग में घुस जाता है पर याद नहीं होता दोस्तों, वो लंबे टाइम तक। अब ये चीज मैंने 10 बार बोल दी होगी, बोल दिया, मुझे पता है टाइम वेस्ट होता है, कभी कभी आपको लगता है, कौन सा स्टूडेंट को लगता है कि यार 10 बार बोल दिया एक ही चीज को, टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा, ये है वो है। दोस्तों ये 10 बार की नहीं है, 10 बार आपने सुन लिया ना, अब ये 5 पॉइंट आप भूलोगे नहीं जिंदगी में। एक ही बार सुनते तो भूल जाते, पक्की बात है। जितनी बार हमारे दिमाग में एक ही चीज आती रहती है, एक ही चीज आती रहती है, वो चीज हमारे को हमेशा याद रहती है। आप प्रैक्टिकली कर लीजिए, ठीक है? इसलिए मेरा बार बार बोलने का पर्पस है, जो चीज मुझे याद करानी होती है मैं बार बार बोलते रहता हूं। अब आपको लगता है कि 10 बार बोल रहा हूं, मैं 20 बार भी बोलूंगा दोस्तों। 5 पॉइंट अगर 20 बार बोल दिया आपके दिमाग में घुस जाएगा। अब ये घुस चुका है आपके दिमाग के अंदर। अब कॉस्ट शीट की डेफिनेशन आएगी, आप आराम से अपने तरीके से लिख सकते हो, लिख सकते हो, नहीं लिख सकते? हाँ ठीक। तो ये था हमारी आज का जो, ये था हमारा जो मीनिंग, आज की क्लास खत्म नहीं हुई, ये था हमारा जो मीनिंग कॉस्ट शीट कहते किसे है। समझ में आया? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, जैसे मैंने आपको बताया ना कॉस्ट शीट से अब निकल कर आया अगला कॉन्सेप्ट। मैंने आपको बताया था कि देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के खर्चों में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स होता है, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, वहीं से इंफॉर्मेशन ली जाती है और वो इंफॉर्मेशन कॉस्ट अकाउंटिंग में डाली जाती है। क्या इंफॉर्मेशन होती है? खर्चों की।
भाई वो खर्चे जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में शो हो रहे हैं वो भी कॉस्ट अकाउंटिंग में शो होंगे, खर्चे तो खर्चे ही है, पर कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट होता है, कॉस्टिंग का नहीं होता। तो ये आपको समझा रहा है, जो लास्ट वाली लाइन थी ना कि मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको इंफॉर्मेशन डालनी है, वही बता रहे हैं कि कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं डालनी। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट होता है, उसको कॉस्ट शीट के अंदर नहीं डालना होता। वो सिर्फ पार्ट किसका है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तो मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूं, वो लिस्ट आपको उतारनी है और उस लिस्ट में आपको पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर खर्चे आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट शीट में नहीं डालना है, ये सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट होता है और इंपॉर्टेंट है वो लिस्ट। देखिए दोस्त, सामने लिखा हुआ है द फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट। ऐसे लिखना है आपको यहां पर, ये आपको यहां उतारना है, लिखना सर द फॉलोइंग आइटम, आपको ये सारा लिखना है दोस्तों, कृपया करके लिख लीजिए, क्योंकि अगर अभी लिख लिया तो लिख लिया, बाद में नहीं लिख पाओगे ना देख पाओगे। द फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट, आर नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट। कुछ ऐसे आइटम है नीचे दिए गए जो कि कॉस्ट शीट के अंदर इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, मतलब इन खर्चों को कॉस्ट शीट में नहीं डाला जाएगा, यह फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है, कॉस्टिंग का नहीं। देखो, अब इनकम टैक्स देना, अगर आप इनकम टैक्स दे रहे हो तो क्या इसका खर्चा भी आप क्या उससे मांग लोगे? इनकम टैक्स, अब मान लेते हैं जीएसटी दे रहे हो तो वो बात अलग थी, इनकम टैक्स देना क्या कस्टमर से डाल दोगे क्या इसका बर्डन? ठीक है, तो कहीं आएगा। डिविडेंड देना शेयर होल्डर का, अब ये कॉस्ट का कहां से? एक प्रोडक्ट को बनाने, आप समझो, एक प्रोडक्ट को बनाने में क्या इनकम टैक्स जाएगा? नहीं। एक प्रोडक्ट को बनाने में जो कॉस्ट लगेगी वो ठीक है, क्या डिविडेंड जो शेयर होल्डर को हम दे रहे हैं क्या वो एक प्रोडक्ट की बनाने की कॉस्ट में इंक्लूड करना चाहिए? उसको नहीं है। कॉस्ट शीट में सिर्फ वो खर्चे आते हैं जो खर्चे एक प्रोडक्ट की कॉस्ट को बनाने में लगते हैं, समझ लो, कॉस्ट शीट में वो खर्चे आते हैं जो एक प्रोडक्ट की कॉस्ट को बनाने में लगता है, वो खर्चे नहीं जो एक कहीं पर खर्चा तो भाई बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि मैंने प्रीमियम दे दिया ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर एंड डिवेंचर। अभी आपको पता है या नहीं पता, प्रीमियम देते हैं जब भी मैं डिवेंचर और शेयर होल्डर से पैसा लेता हूं, मान लो मैंने 10 रुपए के हिसाब से पैसा लिया, पर जब मैं उनको पेमेंट कर रहा हूं तो 12 रुपए के हिसाब से पेमेंट कर रहा हूं, खुशी से, मेरा बहुत पैसा हो रहा है, मेरे प्रॉफिट बहुत है, तो मैंने कहा चलो यार 10 रुपए के हिसाब से पैसा दिया तुमने, लो 12 के हिसाब से तुम्हें पैसा वापसी कर रहा हूं प्रीमियम पे। अब जब प्रीमियम पे पैसा दोगे, ये जो 2 रुपए की अलग कॉस्ट लगी, क्या ये भी कॉस्ट में ऐड कर दोगे क्या प्रोडक्ट की? नहीं। समझिए, कॉस्ट शीट में वो खर्चे जाते हैं जो सिर्फ एक प्रोडक्ट को बनाने में लगते हैं, चाहे वो डायरेक्टली लग रहे हो चाहे वो इनडायरेक्टली लग रहे हो। पर यार शेयर होल्डर से आपने जो पैसा लिया, रेज करा जो फंड शेयर होल्डर से, उसको आप डिविडेंड दे रहे हो, तो ये कॉस्ट प्रोडक्ट बनाने में कहां से लग गया इसका खर्चा, है ना? आपने जो रिडम्पशन मतलब जब पैसा आपने शेयर होल्डर्स का, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का या फिर डिबेंचर होल्डर्स का जब पैसा आपने लौटाया तो आपने प्रीमियम पे लौटा दिया, मतलब एक्स्ट्रा 10 के हिसाब से लिया, 12 के हिसाब से पैसा दे रहे हो, तो 2 रुपए के हिसाब से जो एक्स्ट्रा पैसा दिया वो तो आपका प्रॉफिट था, तो अपने प्रॉफिट में से दे दिया। अब ये कॉस्ट का थोड़ा ना पार्ट है, तो वो कह रहा है कि दोस्त कुछ ऐसे खर्चे हैं जो कॉस्ट का पार्ट नहीं होते, उनको हम कभी भी कॉस्ट शीट में ऐड नहीं करते। सामने देखिए कौन कौन से हैं। इनकम टैक्स देना, डिविडेंड शेयर होल्डर को देना, एक बार 2-3 बार इसको पढ़ लोगे इनफ है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, 3-4 पढ़कर आपके दिमाग में डाल लीजिए, थोड़ा सा अपना थोड़ा दिमाग भी लगता है कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज नहीं होती, जैसे कि क्या कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस कैसे होते हैं? जब आप कोई एसेट्स कम में बेच देते हो उसको हम कहते हैं कैपिटल लॉस। जब आप कोई एसेट्स कम में बेच दे, इन्वेस्टमेंट मैंने 1 लाख की थी 80 में बेच दी, दैट्स कॉल्ड कैपिटल लॉस। उससे क्या होता है? कैपिटल लॉस। भाई तुमने लॉस कहा तो लॉस भी थोड़ा जोड़ दोगे यार आप कॉस्ट के प्रोडक्ट में। एक कॉस्ट को बनाने के लिए, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो कॉस्ट लगेगी ना, जो खर्चा आएगा वही कॉस्ट शीट में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने इन्वेस्टमेंट बेच दी उससे आपका लॉस हो गया तो वो भी कॉस्ट शीट में डाल लो, वो भी कस्टमर से ले रहे हो, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा। ये आपका, आपने इन्वेस्टमेंट करी है, आपका पर्सनल लॉस है, मतलब आप कंपनी का लॉस है, एक तरह का कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी का लॉस है, पर एक प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट में नहीं डालेंगे उसको, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन लोन और डिवेंचर, अब आप डिवेंचर वालों से
लोन ले रहे हो, डिवेंचर वालों से पैसा ले रहे हो, बैंक से लोन ले रहे हो, उस पर जो इंटरेस्ट दे रहे हो वो थोड़ा चार्ज कर लोगे? नहीं दोस्तों, फाइनेंस कॉस्ट विल बी नॉट चार्ज। ठीक है, डोनेशन दे रहे हो आप, आपके पास बहुत पैसा है भाई, आप डोनेशन दे रहे हो, टाटा कंपनी इतना डोनेशन देती है, अपने टाटा कंपनी पूरी इनकम का 65% डोनेट कर देती है। क्या वो 65% जो डोनेट करे ये प्रोडक्ट की पर यूनिट की कॉस्ट में डाल देगी क्या? क्या वो कॉस्ट का जो डोनेशन उसने दिया, क्या उसका बर्डन कॉस्ट में डाल दिया जाएगा क्या? नहीं दोस्तों, कॉस्ट में, प्रोडक्ट की कॉस्ट में वही आइटम आएंगे जो प्रोडक्ट को बनाने में खर्चा हुआ, चाहे वो डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली हुआ हो, है ना। इनडायरेक्टली इन द सेंस कि भाई एक प्रोडक्ट को बनाते हैं फैक्ट्री के अंदर, पर उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं ऑफिस के अंदर, ऑफिस का रेंट वगैरह उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड आएगा भाई, क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है फैक्ट्री का रेंट तो उसमें आएगा, प्रोडक्ट बन रहा है फैक्ट्री लेनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ेगा वो भी आएगा, तो ये इनडायरेक्ट हो गया। कुछ समझ में आया? रॉ मटेरियल लगना ये डायरेक्टली हो गया, क्योंकि रॉ मटेरियल के बिना बनेगा ही नहीं। इलेक्ट्रिसिटी बिल इनडायरेक्ट हो गया, तो कहीं ना कहीं वो अटैच कर रहा है। पर डोनेशन देना, अरे वाह, कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपने कोई एसेट खरीद ली, 10 करोड़ की एसेट खरीदी, कार खरीद ली बड़ी बड़ी महंगी महंगी, क्या वो सारा प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड कर दोगे क्या? नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता, कैपिटल एक्सपेंडिचर थोड़ी ना होता दोस्त। डिस्काउंट ऑन शेयर, अगर आपने शेयर और डिबेंचर, भाई 10 रुपए की वैल्यू का शेयर अगर आप 8 रुपए में दे रहे हो, चलो शेयर पे डिस्काउंट तो प्रोहिबिटेड है एज पर कंपनी लो, शेयर पे डिस्काउंट प्रोहिबिटेड है दोस्तों, कुछ केसेस में ही हो सकता है, बट यहां पर डिवेंचर पर डिस्काउंट अलाउ होता है। आपने कहा भाई डिवेंचर वाले 10 रुपए, डिस्काउंट का मतलब है कि उसकी जो वैल्यू है वो 10 रुपए है, आप डिवेंचर वाले से कह रहे हो कि आप हमें 8 रुपए तो हम आपको 2 रुपए का डिस्काउंट देते हैं, और जब आपको पैसा लौटाना होगा हम 10 के हिसाब से करेंगे। ये होता है डिस्काउंट, इसे होता है डिस्काउंट। क्या बोला मैंने? 8 डिस्काउंट की जो वैल्यू है वो 10 रुपए एक डिवेंचर की है, एक डिवेंचर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। हम डिवेंचर वाले से कह रहे हैं कि 10 रुपए की देखो तो मार्केट वैल्यू है, आपसे हम 8 रुपए लेते हैं, 2 रुपए का आपको डिस्काउंट देते हैं, और जब आपको रिडम्पशन करेंगे तो आपको 10 रुपए का लौटाएंगे। ठीक है जी, कंपनी अकाउंट जब पढ़ोगे ना तो वहां पर डिटेल में आपको समझाया जाएगा चीजों को। तो ये भी नहीं आया, कमीशन दे दिया मैनेजर को, नहीं आएगा। अंडरराइटर कमीशन, अंडरराइटर कमीशन क्या होता है? देखिए, एक मैं बताऊंगा, ये 2 टाइप के बताऊंगा, नहीं कह रहा हूं मैं, कह रहा हूं कि 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ब्रोकर, एक होता है अंडरराइटर कमीशन। देखो ऐसा होता है कि जब भी हम शेयर खरीदते हैं तो हमें ब्रोकर के थ्रू शेयर खरीदना होता है। 2 टाइप के ब्रोकर होते हैं, एक ब्रोकर को ब्रोकर ही कहा जाता है और एक को अंडरराइटर कहा जाता है। अब फर्क क्या होता है दोनों में वो सीख लेते हैं, जल्दी से हो जाएगा। देखिए, मान लो आपको अपने शेयर बिकवाने हैं, मैं आपसे कहता हूं, आपने कहा कि सर हमारे शेयर बेच दो, 1 लाख शेयर है वो बेच दीजिए। मैंने कहा ठीक है, 1 लाख शेयर मैं आपके बिकवाऊंगा, जितने बिक गए ठीक, नहीं बिके आपको वापसी कर दूंगा, और जितने बिक गए उसके हिसाब से आपका कमीशन ले लूंगा। ये होता है ब्रोकर का काम। क्या होता है? ब्रोकर का काम। ब्रोकर आपको एश्योरिटी नहीं देगा कि 1 लाख के 1 लाख शेयर बिक जाएंगे। आपको अगर छोटी सी नॉलेज हो तो आपको पता होगा कि अगर 95% अगर सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ शेयर का तो आपको सारा पैसा वापसी करना होता है। ये पता है ना आपको? नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूं कि जब भी हम शेयर इशू करते हैं, 1 लाख शेयर इशू करें ना, कम से कम 95,000 शेयर सब्सक्राइब होने ही चाहिए। अगर नहीं हुए तो आपको सारा पैसा उनको लौटाना होगा। 95% सब्सक्रिप्शन होना ही चाहिए, इसलिए हमेशा अंडरराइटर के थ्रू करवाते हैं। अंडरराइटर। अब ब्रोकर का काम क्या है? ब्रोकर क्या करेगा? एक पर्सन से शेयर लेगा, उसके शेयर बिकवाएगा, जितने बिक गए ठीक, नहीं बिके वापसी कर देगा। भाई 1 लाख शेयर आपने मुझे दिए, मैं बिकवाना चालू करूंगा, मेरी जान पहचान बहुत है, मैं बिकवाना चालू करूंगा, और मेरे 80,000 बिके, 20,000 आपको वापसी दे दूंगा, 80,000 के बिक गए, आपको पैसे लौटा दूंगा, उस पैसे पे कमीशन लौट लूंगा। ये होता है ब्रोकर का काम। पर अंडरराइटर का काम क्या होता है? अंडरराइटर क्या कहता है कि अंडरराइटर आपसे 1 लाख शेयर लेगा, अंडरराइटर आपको प्रॉमिस करेगा कि मैं आपके 1 लाख शेयर पूरे बिकवा दूंगा, और अगर ये 1 लाख शेयर नहीं बिके तो जितने रिमेनिंग आपको वापसी नहीं मैं रखूंगा खुद, पर आपके 1 लाख शेयर पूरे बिक जाएंगे। ये होता है अंडरराइटर। ब्रोकर कहता है जी जितने बिक गए ठीक, नहीं बिके आप वापसी ले लो। अंडरराइटर कहता है कि मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि जो जितने शेयर आप मुझे दोगे उतने शेयर मैं बिकवाऊंगा, और अगर नहीं बिकते तो वो शेयर मैं खुद लूंगा, पर आपके शेयर पूरे बिक जाएंगे। ये होता है फर्क अंडरराइटर और ब्रोकर में। तो अगर आप अंडरराइटर को कमीशन दे रहे हो तो दोस्तों वो इस केस के अंदर नहीं आता। गुडविल या प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस वो खर्चे होते हैं जो बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले के खर्चे होते हैं। भाई बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कंपनी खोलनी पड़ेगी, आपको फीस देनी पड़ेगी प्रोफेशनल की, वो आपकी कंपनी खोलेंगे, आपको डिजिटल सिग्नेचर लेने होंगे, जीएसटी नंबर लेने होगा, सब बहुत कुछ होता है। तो सबको पेन लेना पड़ेगा, आपको पेन कह रहा हूं, पेन नंबर लेना पड़ेगा, है ना, और सीआईएफ नंबर होता है कंपनी का, वो लेना पड़ेगा आपको। तो जब सीआईएफ नंबर कंपनी खोलेगा तो इनकॉर्पोरेशन करके तो आएगा, तो बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है जिससे पैसा लगता है। बिजनेस खोलने से पहले भी पैसा लगता है, इसको हम कहते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस।
अब प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अगर आप पीएनएल अकाउंट में डालकर डेबिट साइड में डालकर खत्म कर रहे हो, दैट्स कॉल्ड रिटर्न ऑफ। जब भी कोई खर्चा पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में डाल देते हैं उसको राइट ऑफ कहते हैं। क्या कहते हैं? राइट ऑफ। अकाउंट की क्लास अगर ली होगी मेरे से तो आपको समझ में आया होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं। जब भी कोई खर्चा पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पर डालते हैं तो हम उसको रिटर्न ऑफ कहते हैं। हमने खत्म कर दिया वो खर्चा, हमने एडजस्ट कर दिया उसको प्रॉफिट में से अपने। तो अगर आप अपने पीएनएल एक्सपेंस या गुडविल को डेबिट साइड पर डाल रहे हो और राइट ऑफ कर रहे हो, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में डाल के राइट ऑफ कर रहे हो, तो हम कहेंगे ये खर्चा फाइनल अकाउंट का पार्ट है, कॉस्टिंग का नहीं, कॉस्ट शीट में नहीं आएगा ये। आपने बैड डेट पे रिजर्व बनाया, आपको लग रहा है कि यार बैड डेट हो जाएंगे, प्रोविजन बना लेता हूं, तो ये भी कॉस्टिंग का पार्ट नहीं है। ऑल रिजर्व और प्रॉफिट को आपने ट्रांसफर कर दिया, ये भी कॉस्टिंग का पार्ट नहीं है। शेयर प्रीमियम पे इशू करे, ये भी कॉस्टिंग का पार्ट नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल जो पार्टनर से लिया उस पर इंटरेस्ट दे रहे हो, ये भी नहीं है। ड्राइंग प्रोप्राइटर से लिया, वो भी नहीं है। ऑल एक्सपेंस, पर्सनल एक्सपेंस भी नहीं है। तो दोस्तों जब आप इनको पढ़ लोगे, 2-3 बार आपको पढ़ना है, लिख लो। देखो ये जो चीज है ना, ये चीज आप यहां पर लिखते चलो, एक बार ये लिखते चलो, लिखते चलो, पढ़ते जाओ, लिखते चलो, पढ़ते जाओ, ठीक है। 2 बार और अभी पढ़ लो, आपको फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद नहीं करना, इसको सिर्फ पढ़ना है, याद करने के लिए नहीं है। एक बार हिट कर जाएगा दिमाग में, अच्छा ये तो उसमें था पॉइंट में, ये तो नहीं होगा, ठीक है। वैसे भी कभी कभी होता है क्वेश्चन में 1-2 पॉइंट इसके डाल देते हैं स्टूडेंट को गलत करवाने के लिए, कि स्टूडेंट गलत करे जानबूझ के। ऐसे डालेंगे पॉइंट जो आपको लगेगा यार ये तो हो सकता है, यार ये तो कॉस्ट का पार्ट हो सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं इनको आप 2 से 3 बार, आप एक बार लिखना जरूर है, एक बार यहां पर लिखना जरूर है, उसके बाद 2 से 3 बार इसको पढ़ना जरूर है। क्लियर है या नहीं है? समझ में आगे बात इतनी सी? ठीक, क्लियर है। तो अब मैं आपके पास चलता हूं कि मैंने आपको बताया कि जब भी मेरे को क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन में अगर इनमें से कोई खर्चा दिया होगा तो इसको इग्नोर करूंगा, क्योंकि मैं यहां पर प्रिपेयर करूंगा कॉस्ट शीट, और कॉस्ट शीट में ये पर्टिकुलर खर्चे इंक्लूड नहीं करते। बट फाइनल अकाउंटिंग ये नहीं देखता। फाइनल अकाउंटिंग तो ये देखता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये देखता है कि भाई कितना खर्चा हुआ और कितनी इनकम हुई, कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, वो डालता है बस। उसको नहीं मतलब कि प्रोडक्ट से बनना, उसका तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम क्या है? नेट प्रॉफिट निकालना। वो नहीं देखेगा कि एक प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, हमें यहाँ पर प्रोडक्ट के हिसाब से खर्चे जोड़ने हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को प्रोडक्ट के हिसाब से नहीं, और नेट प्रॉफिट के हिसाब से खर्चे इनकम, वो जितने खर्चे लॉस है सब डेबिट, जितने इनकम और गेन है सब क्रेडिट करते हैं। वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये होता है। वो थोड़ा सोचते हैं, कभी आपने जब पीएनएल अकाउंट बनाया होगा, कभी आपने सोचा अरे यार ये प्रोडक्ट में कॉस्ट, प्रोडक्ट को बनाने में ये कॉस्ट लगी हुई, ऐसा कौन सोचता है? जब मैं कॉस्ट शीट बनाऊंगा तो मैं ये सोचना पड़ेगा कि एक प्रोडक्ट को बनाने में क्या वाला खर्चा हुआ होगा, क्या ये खर्चा प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करना चाहिए, ये सोचना पड़ता है कॉस्ट शीट के अंदर, बस। अब यहां पर क्या होता है स्टूडेंट, कभी कभी क्या होता है कि हम वो खर्चे भी डाल देते हैं जो आने नहीं चाहिए, मतलब इनमें से कोई खर्चा डाल देते हैं कॉस्ट शीट के अंदर, तो फिर डिफरेंस आ जाता है, तो उसके लिए रिकंसिलेशन भी करना होता है हमें। ठीक है सर, यहां तक बात क्लियर होगी। 3-4 बार इसको एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको फॉर्मेट सिखाता हूं कॉस्ट शीट का, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ लिया, चलो लिख लिया सब। तो यहां पर आपका काम है इसमें लिखना, एक बार जरूर लिखना है। देखो नहीं लिखोगे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा काम था आपको बताना। आप कोई छोटे बच्चे नहीं है, आप कुछ समझदार है। लिखने का पर्पस आपको ही पता है कि उससे आपको ही आएगा, मुझे नहीं आएगा। ठीक है, मेरा काम एक बार पढ़ा देना है, पेपर आपको देना है। मैं तो पेपर निकाल चुका भाई। ठीक है जी, फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। पहले हम पढ़ेंगे सिंपल फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, फिर हम पढ़ेंगे कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। और हमें पेपर में क्या करनी है? कॉम्प्रिहेंसिव। सिंपल को समझते हैं, पहले सिंपल समझते हैं, फिर कॉम्प्रिहेंसिव पे चलेंगे। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव आज की क्लास में नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास में होगा। उससे पहले मुझे कुछ बेसिक क्वेश्चन कराने हैं। तरीका है दोस्तों, मैं डायरेक्ट भी करा सकता हूं कॉम्प्रिहेंसिव, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट नहीं करा सकता, बट पढ़ाने का तरीका है ना कि आपको पहले एक थोड़ी सी सिंपल चीजें बताई जाए, एक चीज तो दिमाग में चले, उसके बाद ही सोचे दूसरी बात पे। ये लो अमाउंट, पर्टिकुलर्स। देखिए सर, बहुत ही सिंपल वे में करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हम क्या करेंगे, वो वाले खर्चे सारे इंक्लूड करेंगे जो खर्चा प्रोडक्ट से कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेट कर रहा हो। सबसे पहले एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या चाहिए बताओ? डायरेक्ट मटेरियल चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या चाहिए? डायरेक्ट मटेरियल। इसका अमाउंट निकालने के लिए हमें वर्किंग नोट नंबर 1 में जाना होता है। वर्किंग नोट नंबर 1 के अंदर हमें निकालना होता है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। मैंने आपको पहले भी सिखाया था, पर यहां पर थोड़ा एक चीज पॉइंट ऐड करानी, वहां बेसिक बताया था सिर्फ। डायरेक्ट मटेरियल आ गया, फिर यहां पर ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर।
एक प्रोडक्ट, आप ये समझो, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या क्या खर्चा होगा। सिंपल, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगेगा, हाँ, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए लेबर लगेगी, हाँ लगेगी, और कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस भी लग सकते हैं जो डायरेक्टली रिलेट करें। अब आपको बेसिक तो नहीं भूल गए ना, इन सभी बातों को डिटेल में कराया था मैंने, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है। ठीक है, जब आप ये तीनों खर्चे यहां पर ऐड कर देंगे दोस्तों, उसको ऐड करने के बाद जो निकल कर आएगा उसको हम क्या नाम देते हैं बताओ? डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट मटेरियल को जोड़ने के बाद बन जाता है प्राइम कॉस्ट। क्या बन जाता है? प्राइम कॉस्ट। ठीक है सर, सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए सबसे मेन चीज क्या चाहिए? मटेरियल चाहिए, उस प्रोडक्ट को बनाने वाले लेबर और कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस जो लगेंगे। तीन चीज को ऐड करने के बाद हमें मिल करता है प्राइम कॉस्ट। अब क्या करेंगे? अब इनडायरेक्ट खर्चे होंगे जो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं प्रोडक्ट को बनाने में लगेंगे, जैसे कि क्या? पहला हेड होता है हमारा फैक्ट्री ओवरहेड। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या लगेगा? फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री या फिर वर्क ओवरहेड। फेमस नाम है फैक्ट्री ओवरहेड, पर कभी कभी वर्क ओवरहेड भी आ जाता है, मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड अब खर्चे, इनडायरेक्ट खर्चे। फैक्ट्री से रिलेटेड डायरेक्ट खर्चे तो डाल दिए यहां पर, अब फैक्ट्री से रिलेटेड इनडायरेक्ट खर्चे भी हो सकते हैं जो एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगते हैं, जैसे फैक्ट्री का रेंट। भाई फैक्ट्री का रेंट जो दोगे, अब वो प्रोडक्ट को बनाने में तो नहीं लगेगा ना रेंट, पर सुनो, अब वो रेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट पे तो नहीं लगा ना कि भाई क्या कहते हैं, एक प्रोडक्ट को बनाऊंगा, एक प्रोडक्ट बनाऊंगा तो रॉ मटेरियल जैसे इतना लगता है, एक यूनिट बनाऊंगा तो एक यूनिट रॉ मटेरियल लगेगा, 2 यूनिट बनाऊंगा तो 2 यूनिट रॉ मटेरियल लगेगा, 3-4 लेबर लगेंगे, प्रोडक्ट को बना रहे हैं। पर फैक्ट्री का रेंट, एक फैक्ट्री के अंदर काम हो रहा है ये, तो कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली लग रहा है, अगर वो नहीं होगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इनडायरेक्टली लग रहा है, नहीं लग रहा, तो फैक्ट्री ओवरहेड और फैक्ट्री वर्क ओवरहेड कह सकते हैं इसको। इसके बाद ये वाले इनडायरेक्ट ओवरहेड वर्ड यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनडायरेक्ट है, डायरेक्टली रिलेट नहीं कर रहा प्रोडक्ट से, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली लग रहा है, प्रोडक्ट बनने में इनकी जरूरत पड़ेगी, अगर ये नहीं होंगे तो प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा, ये वाली बात है। फैक्ट्री और वर्क ओवरहेड जोड़ देंगे, उसको जोड़ने के बाद हम कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट आ जाता है। प्राइम कॉस्ट के अंदर जब हम फैक्ट्री और वर्क ओवरहेड जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या आता है? फैक्ट्री या फिर वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री या फिर वर्क कॉस्ट आ जाता है। ठीक है जी। अच्छा इसको रुक जाओ, इसमें ना ऐसा करो, इसको बोलो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, इसको नाम दो ग्रॉस फैक्ट्री या फिर वर्क कॉस्ट, इसको नाम देंगे ग्रॉस फैक्ट्री या फिर वर्क कॉस्ट। अब इसके अंदर क्या करते हैं? ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। सर इसका लॉजिक मत पूछना, अभी मत पूछना, पर ऐसा नहीं है कि इसका लॉजिक नहीं बताऊंगा, ऐसे डिटेल में लॉजिक समझाऊंगा, यहां पर ऐड क्यों करते हैं, पहले क्यों नहीं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, पर अभी नहीं, अभी बस आप फॉर्मेट सीखिए। फॉर्मेट क्या है? WIP का मतलब पता है ना? वर्क इन प्रोग्रेस। तो अगर हम कोई काम कर रहे हैं और हमारा वर्क इन प्रोग्रेस रह चुका है तो वो उसका ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे। सुनना ध्यान से, ओपनिंग ऐड क्यों कर रहा हूं, क्लोजिंग माइनस क्यों कर रहा हूं, एक इसका रीजन देना मुझे आपको, और ये ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट के बाद ही क्यों ऐड हो रहा है, ये चीज इसके बाद ही क्यों हो रही है, पहले क्यों नहीं हुई और उसके बाद क्यों नहीं हो रहा, ये आपको लॉजिक देना है। दोनों लॉजिक आपको देना, ठीक है जी। हर एक चीज का लॉजिक दूंगा, पर अभी थोड़ा टाइम देने के बाद अभी फॉर्मेट सीखते हैं। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा, उसके बाद हम वो खर्चे, हम कुछ जो हमारा WIP होगा ना स्टॉक का, कुछ स्टॉक पेंडिंग रह गए होंगे फिनिश गुड बनने से, रॉ मटेरियल डाला, मशीन में रहे, अब वो आधे प्रोसेस हो गए, आधे बन चुके और आधे रह गए हैं, तो उसको बोलते हैं WIP। ओपनिंग WIP को ऐड करूंगा, क्लोजिंग माइनस करूंगा, ऐसा क्यों होता है इसका लॉजिक देना है। फैक्ट्री ओवरहेड के बाद ही क्यों ऐड हो रहा है इसका लॉजिक भी देना है। सारे लॉजिक क्लियर हो जाएंगे, बस पहले समझते हैं ये। इसको जब ऐड लेस कर दोगे, ओपनिंग ऐड क्लोजिंग लेस कर दोगे, तो आ जाएगा नेट फैक्ट्री या फिर वर्क कॉस्ट, नेट फैक्ट्री या फिर वर्क कॉस्ट। ठीक है जी, ये ऐड करना है और ये माइनस करना है। ऐड और माइनस करने के बाद जो हम नाम देंगे नेट फैक्ट्री और फिर वर्क कॉस्ट। जब आप फैक्ट्री के सारे खर्चे ऐड कर दोगे, जब आप फैक्ट्री के सारे खर्चे ऐड कर दोगे, सब कुछ मिला दोगे, तो उसके बाद आना कहां पर, उसके बाद आना ऑफिस वाले खर्चों की तरफ। 3 हेड बताए थे मैंने, एक तो फैक्ट्री ओवरहेड होता है, एक ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड होता है, और एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होता है, यही होता है ना। तो जब आप फैक्ट्री के सारे खर्चे ऐड कर दोगे तो आप ऐड करना फिर ऑफिस से रिलेटेड खर्चे, पहले तो डायरेक्ट खर्चे ऐड करना, फिर फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे ऐड करना, फिर ऑफिस से रिलेटेड खर्चे ऐड कर देना, और फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट को आपको तरीके से इसी तरीके से करना है आपको।
तो यहां पर क्या करेंगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ये एक हेड हो गया। इनके अंदर के जितने खर्चे होंगे ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट में आएंगे, वो सारे खर्चे यहां पर ऐड कर देना। ऐड करने के बाद क्या बनेगा, ऐड करने के बाद बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करने की टोटल कॉस्ट। क्या बोलते हैं इसको, प्रोडक्शन, मतलब एक प्रोडक्ट को बनाने की टोटल कॉस्ट। ऐड करने के बाद बोलते हैं एक प्रोडक्ट को बनाने की टोटल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है जी। जब मैं फैक्ट्री देखो, जब मैं नेट फैक्ट्री वर्क कॉस्ट निकल जाएगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारे इनडायरेक्ट खर्चे जो कि प्रोडक्ट बनाने में लग सकते थे, अगर वो नहीं होता तो प्रोडक्ट नहीं बन पाता, तो वो ऐड कर दूंगा। ऐड करने के बाद जो निकल कर आएगा उसको हम नाम देंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब एक प्रोडक्शन, मतलब जो प्रोडक्शन हुई ना, टोटल प्रोडक्ट बनने की जो प्रोडक्शन हो रही है, जो गुड्स बन रहे हैं, उनकी कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा टोटल। मतलब जितने गुड्स बने उस पर्टिकुलर पीरियड पे, आप जो कॉस्ट शीट बना रहे हो 1 साल की, तो 1 साल में जितने गुड्स बने उसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपके पास यहां पर। ठीक है, इसके बाद जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में निकालने के बाद आप ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। अच्छा, अब ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड ऐड क्यों हुआ, और माइनस करना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड माइनस क्यों हुआ। ठीक है जी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड माइनस ऐड क्यों हुआ, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड माइनस क्यों हुआ। एक तो उसका लॉजिक देना है आपको, और एक बताना है क्यों पहले WIP को लिया गया और क्यों बाद में फिनिश गुड को लिया है। फिनिश गुड को आपने पहले क्यों नहीं रखा और WIP को आपने बाद में क्यों नहीं रखा। ऐसा भी तो एक प्रॉब्लम आ सकती है ना भाई। आपने एक फॉर्मेट बनाया है, हम इन्हें WIP को पहले क्यों ऐड करवाया और फिनिश गुड को बाद में क्यों ऐड करवाया। पहले फिनिश गुड को ऐड करवा लेते, WIP को बाद में करते थे, ऐसा भी तो हो सकता था। ठीक है, ये सारी बातें मैं आपको क्लियर करूंगा, सारी बातें क्लियर करूंगा दोस्त, कुछ नहीं छोड़ेगी। बहुत जितनी नॉलेज है सब दे देंगे आपको, टेंशन मत लीजिए, आप बस गेन करते रहिए। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोलते हैं, आपने नाम सुना होगा COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ऐसे निकलता है वो COGS, जो आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में COGS सुना था ना, ऐसे निकलता है भाई वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इतने खर्चे ऐड होने के बाद आता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा तो मैं यहां पर ऐड करूंगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। क्या ऐड करूंगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। 3 टाइप के हेड्स होते हैं जो इनडायरेक्ट खर्चों को डालते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। एक ये हेड हो गया, चलो बाद में करेंगे, अभी तो सिंपल बना रहा हूं, फिर कॉम्प्रिहेंसिव बनेगी। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करेंगे, मतलब बेचने के खर्चे। भाई अब भाई मैं गुड्स को एक जगह से शोरूम पे ले जाऊंगा तो इसकी कॉस्ट कहां से लूंगा, कस्टमर से लूंगा। ऑब्वियस ही बात है यार, कस्टमर तक पहुंचाने तक की जितनी कॉस्ट है सब कस्टमर से चार्ज करी जाएगी। ठीक है, चलो तो भाई इसको ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, इसको ऐड करने के बाद हम नाम देते हैं कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल। मतलब ये वो कॉस्ट है, याद है आप निकालते थे सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ऐसे निकालते थे ना, सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो वो कॉस्ट है ये वाली जो आप वहां पर ऐड करते हैं ना, सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। जो ये कॉस्ट है ये याली नहीं, ये याली है। COGS के अंदर कभी भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड नहीं किया जाता। COGS का मतलब होता है ये वो कॉस्ट है जब गुड्स बिकने को तैयार है, ये वो कॉस्ट है जब गुड्स बिकने को तैयार है, पर अभी बिकने को तैयार तो है, फैक्ट्री में है, उसको बेच पहुंचने के लिए वहां पर और खर्चा होगा, तब आएगी कॉस्ट ऑफ सेल। सुनना, ये वो कॉस्ट है जो गुड्स बिकने को तैयार है, मतलब कॉस्ट जो गुड्स है वो बन चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, सब कुछ खर्चे ऐड कर दिए हैं, अब ये कॉस्ट बेचना है, बस हमें हम बेच देंगे इस कॉस्ट पर बेचने के लिए जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे करे, भेजने का खर्चा, शोरूम रेंट वगैरह, ऑफिस शोरूम सैलरी वगैरह, तो ये भी बेचने की खर्चा है, एडवर्टाइजमेंट करा, वो सारी कॉस्ट चार्ज कर ली जाएगी किससे, कस्टमर से। तो ये वो कॉस्ट है जो गुड्स बिकने को तैयार है, पर ये वो कॉस्ट है जिसमें हम गुड्स बेचेंगे, मतलब इसमें अभी प्रॉफिट जोड़ेंगे और फिर बेच देंगे।
तो मतलब कॉस्ट ऑफ सेल क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल वो टोटल कॉस्ट है प्रोडक्ट की। क्या है? टोटल कॉस्ट ऑफ दी प्रोडक्ट। इसमें ऐड करना दोस्त क्या? अपना प्रॉफिट, और प्रॉफिट ऐड करने के बाद क्या निकल जाएगा दोस्त? सेल। प्रॉफिट ऐड करने के बाद क्या निकल जाएगा दोस्त? सेल। ऐसे निकलता है सेल। तो आपने जो बचपन में सीखा था कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, तो ये कॉस्ट निकालने के लिए हमें ये सारी ट्रीटमेंट करनी होती है, तब जाकर ये कॉस्ट आता है। ये इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया? ये वो गुड्स है जो बिकने को तैयार है पर फैक्ट्री में है। अभी फैक्ट्री में पड़े हैं, सब कुछ खर्चा जोड़ दिया, ऑफिस सब जोड़ दिया, पर फैक्ट्री में पड़े हैं। बेचने के लिए मुझे उसको शोरूम ले आना पड़ेगा और खर्चा होगा, तो वो खर्चा भी जब ऐड कर दूंगा तो ये बन जाएगी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ये है टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, जो अब जिस कॉस्ट पे मैं गुड्स प्रॉफिट ऐड करके बेच सकता हूं। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरीके से ये पर्टिकुलर फॉर्मेट था। तो सबसे पहले हम सारे डायरेक्ट खर्चे जोड़ेंगे। अब डायरेक्ट मटेरियल कैसे निकालेंगे? ये देखो, इसके लिए वर्किंग नोट देखो, मैंने बताया था वर्किंग नोट नंबर 1 डायरेक्ट मटेरियल। आज तो पहली क्लास है ना दोस्त, तो आज ही सब कुछ थोड़ा सीख लेंगे। डायरेक्ट मटेरियल सबसे पहले क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक। अभी मत सोचना कि मैंने आपको ये कॉस्ट शीट पढ़ा, ये जो फॉर्मेट है वो क्लियर कर दिया, कुछ क्लियर नहीं हुआ, अभी बस सीख आया है कि क्या फॉर्मेट बनता है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस कैरीज इनवर्ड। देखो कैरीज इनवर्ड जो होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, पर हम इसको रॉ मटेरियल कंज्यूम में डाल देते हैं। देखिए डायरेक्ट रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम निकलता है इससे, मतलब वो डायरेक्ट मटेरियल निकल जाएगा। इसको अलग अलग नाम से भी जानते हैं, या इसको बोल सकते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, पर ये होता ही क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड बोल लो, ये मैंने आपको पहले भी सिखाया था दोस्त। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस कैरेज इनवर्ड और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बस जब पहले बताया था तो मैंने आपको कैरेज इनवर्ड नहीं डाला था। यहां पर क्या होता है? कैरेज इनवर्ड भी इंक्लूड कर दिया जाता है। अगर आप यहां इंक्लूड कर रहे हो तो फिर डायरेक्ट एक्सपेंस में इंक्लूड मत करना। कैरेज इनवर्ड इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। कैरेज इनवर्ड क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। अगर आपने यहां पर डाल दिया दोस्त, अगर आपने रॉ मटेरियल कंज्यूम में उसको ऐड कर दिया तो फिर कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस में ऐड नहीं होगा, और अगर आपने यहां पर ऐड नहीं करा तो फिर डायरेक्ट एक्सपेंस में ऐड कर देना, ये वाला यहां पर। ठीक है, तो ये इसमें ऊपर नीचे चलता रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैं आपको सिखा चुका था, इसके भी यहाँ पर मैंने क्वेश्चन भी कराया था, याद करो आप। ठीक है, क्लियर है सर? क्लियर है। तो कुछ इस तरीके से हमें फॉर्मेट है, इसको आप कॉम्प्रिहेंसिव बनाएंगे, आगे जाकर बनाएंगे, पर अभी नहीं, पहले इसके भी पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पर आज की क्लास में क्वेश्चन नहीं करेंगे दोस्त, आज की क्लास में क्वेश्चन नहीं होंगे। आज की क्लास में तो बस थ्योरी पार्ट था, सिर्फ समझाना था। बाकी मैंने अभी बहुत कुछ बताना है इसके अंदर, ये कैसे आया, एड लेस क्यों करा गया, ये एड लेस क्यों करा गया, इन सभी का मतलब हिंदी में लिखवाऊंगा। ठीक है ना सब? चलो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, अभी क्वेश्चन नहीं स्टार्ट कर रहे। नेक्स्ट क्लास से हम क्वेश्चंस भी स्टार्ट करेंगे, बेसिक क्वेश्चन जो आपके बेस बनाएगा, और फॉर्मेट को भी और अच्छे से समझेंगे। ठीक है दोस्त, आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अच्छी लगी क्लास तो लाइक करिए, और अगर आप हमें क्लास परचेज करना चाहते हैं और आपको अच्छी लगती है हमारी क्लास, मुझे मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आता है, ठीक है, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ आ रहा है, आपको समझ में क्लियरली आ रहा है कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो आपको क्लियरली बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, तो आप क्लास के लिए आइए, बात करिए। फीस आपको अच्छी लगे कम लगे तो फीस मैं हमेशा कम ही रखता हूँ दोस्त। ठीक है, तो इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी समझाई हुई चीज क्लासेस समझ में आ रही है, इस नंबर पे, ये ऑफिस नंबर है, इस पे कांटेक्ट करके व्हाट्सअप करके आप एक बार पूछ सकते हैं क्या प्रोसीजर है, फीस वगैरह क्या है। नहीं पता आया मत लेना, डिट मार देना नंबर उसी वक्त, पूछ तो लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों, और अच्छी चीज सीखेंगे। डेमो और देख लीजिए, मैं बहुत सारे कुछ डाल रहा हूं, मैं पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा कॉस्ट शीट, आप देखना, आपको अच्छा लगेगा तो ही कंटिन्यू करना आगे। थैंक यू वेरी मच।